Assalamualaikum everyone and welcome you all to the JK Life Science Academy. This will be our lecture number 27 and in this lecture we will try to solve all the pedigree analysis. In the previous lecture we have discussed the theoretical part of the pedigree analysis, or we can say that is in turn a part of human genetics. So in this lecture I have selected the questions that were already asked in the previous exams in the CSIR, GATE, ICMR and DBT like exams. So I have selected those questions and I will try to solve those questions here using our concepts that we have already discussed in the lecture number 26. So please and please, I will recommend you, if you are new to the channel, if you are watching this video, please pause this video here, go to the lecture number 26 first, understand the theoretical part of the pedigree analysis, understand the concepts that I have already discussed there, cut clear concepts and use those concepts here to solve the pedigree. I assure you that you will solve the pedigree by yourself. Okay, you don't need any guidance, you don't need any kind of assistance then. Okay, so please, if you are new, first go to the lecture number 26. Let us try to solve the pedigree analysis here and I will start with the question number first. The question is that consider the following pedigree आपके पास दी गई है. क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्रोजेनी इन द सेकंड जनरेशन रूल आउट द वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस सेकंड जनरेशन में कौन सी प्रोजेनी रूल आउट कर रही है, कौन सी प्रोजेनी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रही है या वाई लिंक्ड प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है. तो अगर आपको याद होगा लेक्चर नंबर 26 में जब मैंने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था पेडिग्री एनालिसिस, वहां पे मैंने आपको बताया है जब भी ट्रेट वाई लिंक्ड होगा, अगर कोई भी डिजीज कंडीशन वाई लिंक्ड होगी, all the sons of affected father will be affected, will be diseased. कोई भी सन जो भी ऑफस्प्रिंग में जितने भी सन्स आएंगे सारे के सारे मेल चाइल्ड जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे अगर फादर अफेक्टेड है और अगर ट्रेट है वाई लिंक्ड है. क्लियर, ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे और हम देखेंगे कौन सी प्रोजेनी सेकंड जनरेशन में रूल आउट कर रही है. जनरेशन नंबर फर्स्ट और जनरेशन नंबर सेकंड, जनरेशन को हमेशा जनरेशन इसको हम किस में डिनोट करते हैं, जनरेशन इसको हम डिनोट करते हैं रोमन लेटर्स में. आप यह फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, और सेकंड जनरेशन क्या कौन सा सिबलिंग रूल आउट कर रहा है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को. आप देखो अगर हम मान के चल रहे थे ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, दैट मीन्स ये सी जो सी पेरेंट सी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे है ये भी अफेक्टेड होना चाहिए, एफ जो है ये भी अफेक्टेड होना चाहिए. इसका मतलब ये है सी और एफ वायलेट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं रूल आउट कर रहे हैं कि ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है. एक तरह से ये सॉल्व हो गया. दूसरी तरह से भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, अगर ये ट्रेट वाई लिंक्ड होता तो यहाँ पे पेरेंट जो है वो भी नॉर्मल नहीं होता, वो भी अफेक्टेड ही होता, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल पेरेंट दिखाया है. और लेकिन पूछ रहा है कौन सा ट्रेट वाई लिंक्ड को रूल आउट कर रहा है. अगर आप खुद से एनालाइज करोगे तो आप कहोगे अगर ये वाई लिंक्ड होता तो यहाँ पे एफ भी अफेक्टेड होता और यहाँ पे सी, क्योंकि दोनों स्क्वायर में हम मेल दिखाते हैं और सर्कल्स में हम फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में. आप यहाँ पे देख रहे हो एफ स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है दोनों स्क्वायर्स नॉर्मल है, दैट मीन्स ये वायलेट, ये रूल आउट कर रहे हैं कि ये वाली जो पेडिग्री है ये वाई लिंक्ड नहीं है. अब क्वेश्चनर ने हमसे ये नहीं पूछा है कि ये कौन सी है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है आप बताओ कौन सा रूल आउट कर रहा है. तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी सी, सेकंड जनरेशन का सी एंड एफ. क्लियर, दिस विल बी आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेडिग्री. ओके, पेडिग्री हमारे पास है. विच प्रोजेनी इन द सेकंड जनरेशन, अगेन द सेम क्वेश्चन, रूल आउट द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंस इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. कौन सा आपको लग रहा है यहाँ पे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को रूल आउट कर रहा है. एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था अगर ट्रेट एक्स लिंक्ड होगा, अगर ट्रेट एक्स लिंक्ड होगा, फॉर एग्जांपल एक्स लिंक्ड में आप दो पॉसिबिलिटीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है. हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं कि क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है. फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. रिसेसिव मतलब यहाँ पे दोनों एक्स जो है वो अफेक्ट हुए हैं और उस वजह से, फॉर एग्जाम्पल रेड से मैं दिखाऊंगा अफेक्टेड एक्स, ये अफेक्टेड एक्स इसके पास दोनों है और जब इसके पास अफेक्टेड एक्स दोनों है मतलब ये अफेक्ट है और हम मान के चल रहे थे एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. लेकिन हमें पता है जो सन यहां से प्रोड्यूस होगा, जो मेल चाइल्ड होगा, हर एक मेल चाइल्ड में एक एक्स क्रोमोसोम मदर का है और मदर के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स नॉन फंक्शनल है.
तो ये भी यहाँ पे अफेक्टेड आना चाहिए और ये भी यहाँ पे अफेक्टेड आना चाहिए, लेकिन ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। चलो फीमेल इज नॉर्मल हो सकती है, द रीजन बीइंग क्योंकि अगर यहाँ से एक एक्स अफेक्टेड आएगा, मान के चलते हैं फादर से एक एक्स उनके पास नॉर्मल आ रहा है, फीमेल हो सकती है। अगर ये सिनारियो हम लेके चलते हैं, ब्लैक से हम नॉर्मल एक्स दिखाएंगे, अगर ये कंडीशन आएगी हो सकता है ये वाई यहाँ पे है, ये वाई है, ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन मेल्स अफेक्ट होने चाहिए, चाहे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो। लेकिन क्योंकि मेल्स नॉर्मल है उस वजह से ये रूल आउट होता है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट नहीं है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट सॉरी ये एक्स लिंक्ड नहीं है। अब विच प्रोजेनी इन द सेकंड जनरेशन, ओके अब आप यहां पे चलो, ये इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ से कोई भी सन अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अगर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट लेके चलते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अगर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट लेके चलते, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब है ये यहाँ पे एक एक्स ये है और एक एक्स नॉर्मल है, हो सकता है ये अब एक एक्स जो यहाँ पे एक्स लिंक्ड हम डोमिनेंट मान रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों एक एक्स नॉर्मल है और इसका वाई भी नॉर्मल है, क्लियर। जब यहाँ से क्रॉस होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके पास एक एक्स वाई नॉर्मल आया है, लेकिन इसके पास जो एक्स आया है वो अफेक्टेड आया है, वो एक्स हो सकता है, लेकिन इस फीमेल में जितनी फीमेल्स यहाँ से बनेंगी, और आपको पता है हर एक फीमेल में एक एक्स मदर का आता है, एक एक्स फादर का आता है। चलिए मान के चलते हैं इसके पास दोनों एक्सेस यहाँ से आए हैं, तो एक एक्स इसके पास जो फादर का आया है वो भी नॉर्मल है, जो फादर का एक्स आया है वो भी नॉर्मल है, मान के चलते हैं, और मदर का एक्स आया है वो भी नॉर्मल, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होना चाहिए, ओके। तो ओके ये हो सकता है एक्स और एक्स हो सकता है। अब बचा आपके पास मेल दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल भी हो सकते हैं, एक एक्स उनके पास फंक्शनल आएगा और वाई यहाँ से हो सकता है, तो ये कंफर्म करता है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव progeny in the second generation rule out the X linked inheritance. It is actually progeny in the rule out that is ruling out the X linked recessive inheritance. रिसेसिव इनहेरिटेंस को कौन रूल आउट कर रहा है? अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ही हो सकता है, हमने देखा ये हो सकता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये नहीं हो सकता है, वो हमने भी अभी रूल आउट किया। ओके एक मिनट, तो अब हम इस पेडिग्री को वापस बना लेते हैं एक बार। इट्स लाइक दिस, ओके दिस इज फाइन, ओके। तो यहां से एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रूल आउट कर रहा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो ये भी कर रहा है रूल आउट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो डी और ई फिर नॉर्मल नहीं। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता मतलब इसके पास दोनों एक्सेस जो है, दोनों एक्स इसके पास क्या होते, दोनों एक्स इसके पास अफेक्टेड होते, और हमें पता है हर एक सन के पास एक अफेक्टेड एक्स जाना चाहिए था, उस वजह से ये यहाँ पे डिजीज बनना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो आंसर विल बी डी एंड ई। आंसर विल बी, हाँ नॉर्मल आप कहोगे, नॉर्मल बन सकता है, एक एक्स अगर यहाँ से आएगा, एक एक्स अफेक्टेड आएगा, लेकिन एक एक्स यहाँ से नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल फीमेल्स बन रही है, लेकिन अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो नॉर्मल मेल्स नहीं बन सकते थे फ्रॉम अफेक्टेड फीमेल। सो इट इज आंसर विल बी सेकंड जनरेशन का डी एंड ई। क्लियर? सो इट वाज एक्चुअली द क्वेश्चन वाज एक्चुअली रूल आउट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ओके, now let us take another question. Consider the following pedigree. Find the probability of affected child of parent second A or second B by assuming second A as a carrier. सेकंड अफेक्टेड चाइल्ड सेकंड ए और सेकंड बी, मतलब ये सेकंड जनरेशन का ए और बी अगर क्रॉस होगा, जो इनसे चाइल्ड बनेगा वो अफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। और आपको एज्यूम करना है सेकंड ए मतलब ये जो है इज अ कैरियर ऑफ द डिजीज, दैट मीन्स इट इज हेटेरोजाइगस। First of all, what you need to do, first of all, try to identify which type of pedigree it is it autosomal, is it X-linked, is it recessive, or is it dominant? Let us take
फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको लेक्चर नंबर 26 अगर आपने मेरा सुना होगा तो वहां पे जब मैंने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था वहां मैंने बताया था कि एक कंसेप्ट लास्ट में मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि ये कंसेप्ट अगर आप सिर्फ इतना याद रखोगे आप हर कोई पेडिग्री सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट ये था, इफ नॉर्मल पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड, नॉर्मल पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड, ट्रेड कैन नेवर बी डोमिनेंट। If it is not dominant, then what it is? It is recessive. It is recessive. And अब recessive के पास आपके पास दो कंडीशन है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। वहीं पे मैंने एक और स्टेटमेंट, उसका एक्सटेंशन में एक और स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था, इफ अफेक्टेड चाइल्ड इज फीमेल, ट्रेड कैन नेवर बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सो इट इज व्हाट? इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। और यही कंडीशन, ये कंसेप्ट अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि कंफर्म कर लेता है इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड। Normal parents have affected child, trait can never be dominant, so it can be what? It can be recessive. Now you have to dissect whether it is autosomal recessive or it is X-linked recessive. How you will dissect that? Using the concept that if affected child is female, if it is female baby that is affected, trait can never be X-linked recessive. X-linked recessive नहीं हो सकता है, then it will be what? It will be autosomal recessive. क्यों नहीं हो सकता है? मैंने वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों नहीं हो सकता है, तो प्लीज उस लेक्चर पे आप जाइए, मैं यहां से रेफर कर रहा हूं। तो यहां से कंफर्म पहली बात ये हमें ये करनी है, ये कौन सा इनहेरिटेंस है, तो ये इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल्स में कोई प्रोबेबिलिटी की डिफरेंस नहीं होती है, मेल्स और फीमेल्स में इक्वल चांसेस रहते हैं डिजीज के होने के या ना होने के, इक्वल चांसेस रहते हैं। ऑटोसोमल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, नॉर्मल अगर हमारे पास ऑटोसोम नॉर्मल होगा तो कैपिटल ए, अगर डिजीज होगा तो उसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पे और दोनों के दोनों एलील्स यहाँ पे अफेक्टेड है, दैट मीन्स इसका स्मॉल ए और स्मॉल ए जीनोटाइप है। अगर इसका स्मॉल ए जीनोटाइप है, दैट मीन इसका एक स्मॉल ए तो एक मदर से आया और दूसरा स्मॉल ए इसके फादर से आया है, क्लियर। लेकिन दोनों को यहाँ पे नॉर्मल दिखाया गया है, नॉर्मल हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? अगर ये हेटेरोजाइगस होंगे तब ये नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, इट विल ओनली एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस कंडीशन, नॉट इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये ऐसे हो सकता है इनके पेरेंट्स का जो जीनोटाइप रहा होगा वो हेटेरोजाइगस रहा होगा और यहाँ पे डिजीज बन सकता है, क्लियर। तो इस चीज से कंफर्म होता है इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव बाय अज्यूमिंग दैट सेकंड ए इज ए कैरियर। ये बोल रहा है कि ये जो सेकंड ए इट इज ए कैरियर ऑफ द डिजीज, दैट मींस इट इज हेटेरोजाइगस, इट इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ये वही से क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आप इनको क्रॉस करो और क्रॉस के बाद आप यहाँ पे डिजीज कंडीशन डेवलप करो। डिजीज कंडीशन कैसे होगी? यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल ए आना चाहिए, एक स्मॉल ए तो फिर यहां से आना चाहिए, क्योंकि इसमें दो स्मॉल ए आएंगे, एक तो यहां से होगा, एक तो मदर कंट्रीब्यूट करेगी एक स्मॉल ए और इसके पास है ये कर सकती है कंट्रीब्यूट, लेकिन एक स्मॉल ए तो यहां से आना चाहिए। अब क्योंकि ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है दैट मींस इसके पास एक कैपिटल ए होगा, दैट मींस ये हेटेरोजाइगस होगा, क्लियर। अब देखो आप हेटेरोजाइगस पेरेंट से हेटेरोजाइगस चाइल्ड बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो देखो कैसे निकालते। पहले हम इन पेरेंट्स को क्रॉस कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन नंबर फर्स्ट में आप क्या करेंगे, हम कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद यहां से क्या क्या बन सकता है? कैपिटल ए बन सकता है, ये कैपिटल ए इसके साथ गैमेटिक फ्यूजन इज रैंडम हो सकता है, ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए के साथ फ्यूज करेगा तो हो सकता है, और ये स्मॉल ए इस स्मॉल ए के साथ फ्यूज कर सकता है। चारों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं हम। आप हमें बताओ हेटेरोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस क्रॉस से? इस क्रॉस से हेटेरोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेटेरोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी 2/4 और इट विल बी 1/2, बट इट इज नॉट 1/2, इट इज एक्चुअली इट इज 2/3। आप कहोगे कैसे? 4 हम ये भी जब हम ये भी कंसिडर करेंगे ना डिजीज भी, तब हम 4 मानते हैं, लेकिन हमें पता है ये डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल अगर है तो ये इन तीनों में से एक है। अब अगर आप कहोगे इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/4 दैट विल बी 1/2। 2/4 आप कहते हो क्योंकि ये 2 है और टोटल ये 4 है। 4 मतलब आप डिजीज कंडीशन भी बोलते हो, लेकिन अगर ये जीनोटाइप भी होता ना तो यहाँ पे डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाती, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल जीनोटाइप या तो ये होगा या तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। दैट मीन्स यहां पे क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल में हेटेरोजाइगस की प्रोबेबिलिटी है 2/3, इट इज 2 out of 3, इट इज नॉट 1/2। दैट इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक।
दे एक्चुअली डू, वो इसको कंसिडर कर लेते हैं दैट इट इज 1/2, इट इज नॉट 1/2। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेडिग्री आपके पास, इसीलिए इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। आपके पास चार्ट दिया गया होता है और चार्ट के बेसिस पे आपको ये एनालाइज करना होता है कि ये कौन सी इनहेरिटेंस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, आगे जो प्रोजेनीज बनेंगी उनमें क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी होती है। तो ये चीज भी आपको कंसिडर करनी है कि आप इसको पहले बाहर निकालोगे, क्योंकि अगर आप ये कंडीशन मानते हो ना तो यहाँ पे आपको ये भी कंसिडर करना है जो हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो नॉर्मल तो या तो ये हो सकता है या इन दोनों में से, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/3 नॉट 1/2। क्लियर? इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने वही से कहा है बाय अज्यूमिंग सेकंड ए एज अ कैरियर, सेकंड ए हेटेरोजाइगस है, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 100%, दैट इज 1। अब यहां से जब क्रॉस होगा स्मॉल ए बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दिस क्रॉस इज सिमिलर टू दिस क्रॉस, और आप देख रहे हो दिस क्रॉस हेटेरोजाइगस का क्रॉस हो रहा है, स्मॉल ए बनना चाहिए। स्मॉल ए बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है? 1/4। यहाँ पे आप देख रहे हो जब 4 बनेंगे स्मॉल ए 1 बनता है। तो दो हेटेरोजाइगस को जब क्रॉस करोगे तो दो एक होमोजाइगस रिसेसिव बनने के चांसेस रहते हैं 1/4। अब हमें करना है मल्टीप्लाई ऑफ these probabilities, then you will end up with the result that I already discussed in my product rule। जब हमने सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, साइमल्टेनियस, ये सारे एक साथ आए तब जाके डिजीज हो सकती है। तो ये इनका साइमल्टेनियस ऑकरेंस होना चाहिए। ये किसके बराबर है? इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। तो हम आंसर लिखेंगे इट विल बी 1, ये 100% मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इंटू 1/2, सो इट विल बी 2/3, 2 is 6, so it will be 1/3, so its answer will be 1/3। clear? चलो let's move forward and take another question। question number 4, in the following pedigree inheritance of autosomal recessive, एक काम तो इन्होंने आपके लिए वही से कर लिया है, इन्होंने कहा है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब एक 50% काम आपका हो गया, 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन्होंने वही से कहा इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, तो आपको कंसिडर करना है इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। यू डोंट नीड टू फाइंड विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इट इज। ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इज गिवन, फाइंड आउट द कन्फर्म हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप बताओ इस पेडिग्री में कन्फर्म हेटेरोजाइगस कौन कौन सा इंडिविजुअल है, बाय अज्यूमिंग ऑल द मेंबर्स coming from the outside as homozygous normal, as homozygous normal। जो भी मेंबर फैमिली के बाहर से आ रहे हैं ना वो होमोजाइगस है और वो नॉर्मल है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में वो नॉर्मल है? होमोजाइगस। अब पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे फैमिली के बाहर कौन कौन सा आ रहा है। ये तो फैमिली के पेरेंट्स हो गए, ये इनके बच्चे हो गए, लेकिन ये अगर आप देखोगे ये भी बाहर से आ रहा है, ये फीमेल भी बाहर से आ रही है और ये मेल भी बाहर से आ रहा है कहीं से, मतलब इसका जीनोटाइप कैपिटल ए है। इन्होंने कहा है दे अज्यूमिंग दैट आउटसाइड मेंबर्स आर होमोजाइगस नॉर्मल, ये होमोजाइगस है और नॉर्मल है, इसका जीनोटाइप भी ए है, ये 100% है। ये उन्होंने वही से दिया गया। जब कोई चीज वही से दी गई हो कंसिडर इट एज ए 100%, यू डोंट नीड टू गेट इट्स प्रोबेबिलिटी, यू डोंट नीड टू फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कन्फर्म हेटेरोजाइगस। कन्फर्म हेटेरोजाइगस मतलब, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा मैं इसको, इसका मतलब ये है यहाँ पे डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब यहाँ पे स्मॉल ए आया होगा क्योंकि ये डिजीज है। अगर ये स्मॉल आया होगा मतलब इसका एक स्मॉल ए इसके एक मदर से आया होगा और ए इसका फादर है यहाँ पे, तो इसका एक स्मॉल ए इस फादर ने कंट्रीब्यूट किया होगा। अब क्योंकि ये फादर और मदर दोनों नॉर्मल है, मतलब हो सकते हैं ये हेटेरोजाइगस हो सकते नहीं, ये है हेटेरोजाइगस क्योंकि इसीलिए ये नॉर्मल है। ट्रेट ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये कन्फर्म हेटेरोजाइगस, ये भी कन्फर्म हेटेरोजाइगस, ये भी कन्फर्म हेटेरोजाइगस। अब देखो यहां से हेटेरोजाइगस बने, यहां से हेटेरोजाइगस बने, ये इसकी मदर ये है और इसका फादर ये है, दोनों नॉर्मल है। इसको तो हमने ऑलरेडी पहले ही बताया, ये होमोजाइगस नॉर्मल है, मतलब इसके पास एक रिसेसिव एलील आया है, तो वो कहां से आया होगा? इसके फादर से आया होगा एक रिसेसिव एलील। एक मदर तो इसको डोमिनेंट एलील ही देगी, लेकिन फादर क्योंकि नॉर्मल है, अगर हम दूसरा भी इसका रिसेसिव लिखेंगे तो ये डिजीज हो जाएगा, मतलब यहां पे ये कैपिटल ए है। क्लियर?
कैपिटल ए तो इस इज आल्सो कन्फर्म हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस है। अब बचा सवाल इसका, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये कैपिटल ए भी हो सकता है और क्योंकि नॉर्मल है, और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, ये तो कन्फर्म हेटेरोजाइगस है। क्लियर? अब बेटा आगे चलो और सॉल्व करने की कोशिश करो आप। ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल यहां से तो मतलब ये भी स्मॉल ए कैपिटल है, तब जाके यहां से कैपिटल ए स्मॉल ए बन सकता है, क्योंकि इसके पास ये स्मॉल ए तो यहां से कैपिटल ए यहां से आया होगा, तो ये भी कन्फर्म हेटेरोजाइगस है। इसका तो बोल नहीं सकते, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब रहा सवाल इनका, हेटेरोजाइगस ये मने मतलब एक पेरेंट से एक कैपिटल ए आना चाहिए, दूसरे से स्मॉल ए आना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे पेरेंट्स है ये होमोजाइगस स्टेट में नहीं है, ये पेरेंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कैपिटल ए यहाँ से हो और एक यहाँ पे हेटेरोजाइगस हो सकता है, लेकिन इट कैन बी अदर वे राउंड एज वेल, इट कैन बी ये हेटेरोजाइगस और ये होमोजाइगस, ये भी हो सकता है। दैट मीन्स ये इन दोनों में कोई कंफर्म केस नहीं है हेटेरोजाइगस कौन सा है, लेकिन हाँ इनमें एक पेरेंट मिनिमम हेटेरोजाइगस है, तब जाके यहाँ हेटेरोजाइगस बन सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा कन्फर्म। तो कन्फर्म आपके पास कौन कौन सा है? पहली जनरेशन का तो कोई नहीं, सेकंड जनरेशन का आपके पास कौन कौन सा है? इस जनरेशन में तो कोई नहीं है, ठीक है, इस जनरेशन फर्स्ट। सेकंड जनरेशन में कन्फर्म है बी, सेकंड जनरेशन में कन्फर्म है सी, इट इज बी कामा सी सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे है बी हेटेरोजाइगस कन्फर्म, यहाँ पे है सी, थर्ड जनरेशन का बी एंड सी, ये हिट कन्फर्म हेटेरोजाइगस है, और यहां से कोई कन्फर्म हेटेरोजाइगस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पेडिग्री को सॉल्व किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेडिग्री आपके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड डॉटर, अफेक्ट भी हो और डॉटर भी हो, फ्रॉम पेरेंट्स सेकंड बी एंड सेकंड सी, थर्ड बी एंड थर्ड सी, थर्ड जनरेशन का बी और सी, इनकी जब शादी होगी, शादी के बाद इनकी बेटी बनेगी, वो अफेक्टेड होनी चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दो प्रोबेबिलिटीज यहां पे आपको ऐड कर मल्टीप्लाई करनी है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्ट, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज। तो पहले आप आइडेंटिफाई बेटा करो ये कौन सी इनहेरिटेंस है, कौन सी इनहेरिटेंस है। कंसेप्ट आप वही यूज करोगे जो मैंने लेक्चर नंबर 26 में आपको बताया है और जो मैंने अभी भी आपके साथ डिस्कस किया। कंसेप्ट ये है, इफ नॉर्मल पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड, ट्रेट कैन नेवर बी डोमिनेंट, सो इट इज व्हाट, इट इज रिसेसिव। नाउ यू हैव टू रूल आउट whether it is autosomal or it is X-linked. If affected child is daughter, it can never be X-linked recessive. So it is what? It is autosomal recessive. Confirm हो गया। ये कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करो। नॉर्मल पेरेंट्स यहाँ पे है और अफेक्टेड चाइल्ड है, ट्रेट इज रिसेसिव। अब रिसेसिव ये ऑटोसोमल है कि X-linked? अगर आप थोड़ा इधर चलोगे आप देखोगे अफेक्टेड चाइल्ड जो है वो डॉटर है। अफेक्टेड चाइल्ड कौन सी है? अफेक्टेड चाइल्ड जो यहाँ पे है दैट इज डॉटर। डॉटर को यहाँ पे अफेक्ट दिखा है, शेडेड में अफेक्ट को दिखाते हैं और ट्रांसपेरेंट जो क्लियर होते हैं उनको नॉर्मल बोलते हैं। तो दिस इज अफेक्टेड डॉटर, इज कंफर्म दैट इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका मतलब ये है बेटा इसके पास कौन सा जीनोटाइप होगा? स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है। अब देखो स्मॉल ए जीनोटाइप होगा, दैट मीन्स हमें डिजीज बनानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल ए आना चाहिए तब ये डिजीज बनेगी। स्मॉल ए मतलब यहाँ से एक स्मॉल ए आएगा, यहाँ से एक स्मॉल, क्योंकि दोनों नॉर्मल है तो ये हेटेरोजाइगस है, ये कंफर्म हेटेरोजाइगस है, ये हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड डॉटर फ्रॉम पेरेंट्स, इनसे अफेक्टेड डॉटर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट मीन्स पहले आप बताओ इसकी, ये भी हेटेरोजाइगस हो और ये भी हेटेरोजाइगस, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हेटेरोजाइगस ये कब होगा? ये होमोजाइगस यहाँ पे रिसेसिव, मतलब एक स्मॉल ए तो यहाँ से आया होगा, एक स्मॉल ए तो यहाँ से आया होगा और दूसरा स्मॉल ए यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ पे भी ये स्मॉल ए, यहाँ पे भी ये स्मॉल ए है, इन्होंने दोनों ने स्मॉल ए कंबाइन किया होगा तब जाके डिजीज, मतलब ये भी नॉर्मल हेटेरोजाइगस है और ये भी हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस से क्रॉस करोगे तो हेटेरोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो मैंने अभी क्रॉस किया, इट इज 2/3, इट इज 2/3। और यहाँ से आप कंडीशन देखो, वही कंडीशन डेवलप हो रही है, स्मॉल ए मतलब इसका एक स्मॉल ए यहाँ से आया और इसका एक स्मॉल ए यहाँ से आया, दोनों नॉर्मल है, मतलब ये हेटेरोजाइगस है और ये भी हेटेरोजाइगस है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हेटेरोजाइगस से ये हेटेरोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी? जो मैंने पिछले क्लास में दिखाया, इट इज 2/3, इट इज 2/3। यहाँ से भी 2/3 आए और यहाँ से 2/3 आए, उसके बाद जब क्रॉस होगा इन दोनों का, उसमें स्मॉल बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2।
1/2, sorry, it's 2/4, or we can say it's 1/2. It is 1/2, sorry, it's 1/4, not 1/2, it's 1/4, 1/4. अब ये प्रोबेबिलिटीज हमारे पास ये आई। अब डॉटर भी हो, डॉटर के बनने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। मैंने आपको वहां पे बताया था बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सन आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और डॉटर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पर। लेकिन एक बार डिलीवरी हो गई, once it is done, then either you have in your hand in the same trial, in the single trial, you have daughter or son, ठीक है। लेकिन बिफोर डिलीवरी क्या होना है, या तो डॉटर की प्रोबेबिलिटी भी उतनी होती है जितने सन की प्रोबेबिलिटी है। तो डॉटर की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये सारी प्रोबेबिलिटीज का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2/3, ये वाला मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ये वाला 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, इनसे स्मॉल ए बने उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, उसके बाद यहाँ से डॉटर बने उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ये कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हो। इट विल बी हाउ मच, 2 to 4, इट विल बी 4 आउट ऑफ 9, 36 2, it will be 72. It will be 4 divided by 72, 4/72 इसकी प्रोबेबिलिटी हो। 72 में से 4 प्रोजेनीज ऐसे बन सकते हैं। इफ यू आर अ गुड जेनेटिशियन, इफ यू आर अ गुड पेडिग्री एनालिस्ट, यू कैन सजेस्ट अ कपल हैविंग जीनोटाइप दिस, दैट अगर उनकी पेडिग्री, आप उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद उनसे आप बता सकते हो कि जो आपका बच्चा आने वाला है उसके कितने चांसेस है कि वो अफेक्टेड हो और ऊपर से डॉटर भी हो। कितने चांसेस हैं आप जब बताएंगे कपल को कि 4, 72 में से 4, तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? तो ये एक जेनेटिशियन का काम होता है, एक पेडिग्री एनालिस्ट का काम होता है, एक कपल को एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करवाना, उनको बोलना आगे क्या हो सकता है। करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन आप राय दे सकते हो एज अ जेनेटिशियन, एज अ साइंटिस्ट आप राय दे सकते हो कितनी चांसेस है। ठीक है? Now let's move forward and take another question. The question is, in the following pedigree individuals with the shaded circles or shaded, this was CSIR question 2019. If you have paper, you can just go and cross check with your paper. The question is that individuals with the shaded circles and shaded squares are shown in the presence of recessive autosomal trait. इन्होंने वही से कहा ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। जिसको शेड किया है हमने वो डिजीज्ड है, जिसको शेड किया वो क्या है, जैसे यहाँ पे इसको शेड किया है तो ये भी डिजीज्ड है, ये भी डिजीज्ड है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे दिस इज नॉर्मल, दिस इज आल्सो नॉर्मल, ये डिजीज्ड है, ये डिजीज्ड है। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रिस्क ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस ट्रेट फॉर थर्ड जनरेशन का ए, मतलब ये यहाँ पे इफेक्ट आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी। इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड few minutes before, क्वेश्चन नंबर 3-4 आई थिंक, सिमिलर क्वेश्चन वैसा ही है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब यहाँ पे कौन सा जीनोटाइप आना चाहिए, यहाँ पे जीनोटाइप आना चाहिए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। कैसे आएगा, एक स्मॉल ए तो यहाँ से आएगा क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये मतलब ये हेटेरोजाइगस है, और एक स्मॉल ए यहाँ से आएगा, तो ये डिजीज है, मतलब इस कन्फर्म जीनोटाइप है स्मॉल ए, ये कन्फर्म है 100%। अब डिजीज आए, ये हेटेरोजाइगस बने, इसके पेरेंट्स दोनों नॉर्मल है, और नॉर्मल पेरेंट से यहाँ पे अफेक्टेड चाइल्ड भी बना है, मतलब इसके पास एक स्मॉल ए कन्फर्म यहाँ से आया है, एक स्मॉल ए यहाँ से आया, और दोनों नॉर्मल है, मतलब ये भी हेटेरोजाइगस है और ये भी हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस को क्रॉस करने के बाद हेटेरोजाइगस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 2/3, जो मैंने अभी डिस्कस की है 2/3। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कंसिडर नहीं करेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, this is what the question demands, this is what the examiner wants to know, whether you know actually the pedigree analysis or you have just memorized pedigree analysis. So concept is, इसकी probability आप नहीं लोगे, the reason being इसका जीनोटाइप कन्फर्म है, ये यही है, और कोई जीनोटाइप इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रेट है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, मतलब इसका जो जीनोटाइप है दैट इज स्मॉल एंड स्मॉल है 100%। यहाँ पे कोई शक व शुबाब की बात नहीं है। इसका अगर ये है तो यहाँ से अगर क्रॉस करोगे स्मॉल ए बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप क्रॉस कर लो, कैपिटल ए स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल स्मॉल ए, जब क्रॉस करोगे यहाँ से बनेगा ए कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल, और बनेगा स्मॉल ए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, मतलब इसके बनने की प्रोबेबिलिटी है 1/2।
तो ये कैसी हो डिजीज फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर जो है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 इंटू 1/2। सो इट विल बी 2/3, यहाँ से ये हेटेरोजाइगस आए मल्टीप्लाइड बाय इस यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सो इट विल बी 2/6 इज 1/3। सो आंसर इज 1/3। सो CSIR के ऑप्शंस देख लेते हैं। 1/2 गलत, 1/4 wrong, 1/8 is wrong, 1/3 is the right answer. This was 4 marks question in the CSIR paper. Clear? Let's move forward. Okay. CSIR 2020 का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। The inheritance of a given disorder is recorded in 3 small families, 3 families 1, 2 और 3 below. Okay. Which of the following inheritance pattern best explains the observation? आप हमें बताओ ये कौन सी इनहेरिटेंस, इसको कौन सी क्या बोलते हैं इसको, ये जो इनहेरिटेंस है ये कौन सा पैटर्न दिखा रहे, किस टाइप की इनहेरिटेंस, किस टाइप की कैन से पेडिग्री है, ये ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक्ड है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो हम मान के चल लेते हैं, मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ जो है, मेरा कंसेप्ट जो मैंने आपको वहां पे बताया था, अगर आप पहले उस कंसेप्ट से जाओगे, इफ नॉर्मल पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड, ट्रेट कैन नेवर बी डोमिनेंट, सो इट इज व्हाट, इट इज रिसेसिव, वी कैन से इट इज रिसेसिव। अब रिसेसिव में 2 चीजें, ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड, दैट मीन्स पहले तो 2 चीजें यहां से रूल आउट करोगे आप, ठीक है। जब इससे आप एक चीज और भी सीख सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। इफ यू डोंट हैव लाइक 100% इंफॉर्मेशन विथ यू, if you have like 50-60% information, you can still use that information to go into the answer. Like that means you will rule out autosomal dominant, you will rule out the X-linked dominant. दोनों को आप पहले dominant को तो आप खत्म करोगे। अब बचे आपके पास X-linked recessive, autosomal recessive। मैंने आपको एक और बात वहां पे बताई थी, नॉर्मल पेरेंट्स के पास अफेक्टेड चाइल्ड, अगर अफेक्टेड चाइल्ड डॉटर होगी इट इज कन्फर्म इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पेरेंट्स के पास अफेक्टेड डॉटर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, सन दिखा रहा है, तो हम नहीं बोल सकते ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलिए मान के चल लेते हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर है तो फीमेल्स का जीनोटाइप अगर हम लिखेंगे, फीमेल्स कैसे होंगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में डिजीज फीमेल कैसी होगी, उसके पास ये भी एक्स भी अफेक्टेड होगा, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो सिर्फ इस कंडीशन में फीमेल में डेवलप होगा। मेल्स के केस में एक एक्स अफेक्ट हो सकता है, ये अफेक्टेड मेल हो सकता है, और चाहे इसके पास नॉर्मल एक्स हो तो वो नॉर्मल मेल्स हो, मतलब मेल्स के पास ये जीनोटाइप और फीमेल के पास ये जीनोटाइप आना चाहिए, अफेक्ट हो सकता है। दैट मीन्स अगर ये यहाँ पे ये मेल दिखा है, इसका जीनोटाइप फिर कन्फर्म है, अगर हम मान के चलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसका एक्स और वाई है, और हमें पता है इसका जो एक्स है वो किसने कंट्रीब्यूट किया है, इसकी मदर ने कंट्रीब्यूट किया है। चलिए मान के चलते हैं इसके पास ये एक्स है और इसके पास एक एक्स जो है वो नॉर्मल है, इसके पास जो है एक एक्स जो है वो नॉर्मल है, 1 मिनट, इसके पास एक एक्स नॉर्मल है और एक एक्स अफेक्टेड है, मतलब चलिए मान के चलते इसके पास ये जीनोटाइप है एक्स और एक एक्स नॉर्मल है, हो सकता है नॉर्मल एक्स भी हो सकता है, ब्लैक से मैं नॉर्मल दिखाऊंगा। अब इसके वाई इज नॉर्मल, चलो वाई इज नॉर्मल है, वाई यहाँ से आया, यहाँ तक ठीक है, इट्स फाइन, देयर इज नो इशू, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये हो सकती है। चलिए आगे चल लेते, इस पे हम कंक्लूड नहीं करें, हमें तीनों फैमिलीज को देखना है। हम बोल रहे हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मतलब यहाँ पे कौन सी डेवलप कंडीशन हुई है, यहाँ पे एक्स और एक्स अफेक्टेड हुआ है, नॉर्मल ये दोनों एक्सिस के पास, और हमें पता है फीमेल्स का एक एक्स उनके फादर से आता है, और यहाँ पे फादर के पास अगर एक भी एक्स अफेक्टेड आया और हम मान के चलते फादर का जीनोटाइप ये है, तो फादर तो अफेक्ट आना चाहिए, फादर तो डिजीज आना चाहिए, लेकिन फादर को यहाँ पे नॉर्मल दिखाया, और आप देख रहे हो अगर मेल्स के पास एक भी एक्स अफेक्टेड आता है ना तो अफेक्ट हो जाता है और डिजीज हो जाता है। इसका मतलब ये है फादर जो यहाँ पे है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, तो बचा क्या आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव। अब मैं दिखाऊंगा आपको ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे है। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब इसके पास स्मॉल ए है, इसका स्मॉल ए यहाँ से आया होगा, एक स्मॉल ए यहाँ से आया, दोनों नॉर्मल है, ये कैपिटल ए यही कैपिटल ए हो सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब स्मॉल ए मतलब यहाँ पे भी स्मॉल ए, और ये नॉर्मल है मतलब ये हेटेरोजाइगस है,
क्योंकि यहाँ के दोनों स्मॉल ए यहाँ से नहीं आए होंगे, एक स्मॉल ए यहाँ से और एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा। यहाँ से नॉर्मल बन सकता है, हाँ बन सकता है। अगर आप कैपिटल ए को स्मॉल ए के साथ फ्यूज कर रहे हैं बन सकता है। यहाँ तक भी ये फॉलो कर रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस को। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये अफेक्टेड है, और ये नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बन रहा है। नॉर्मल से नॉर्मल मतलब इसके पास एक एक्स तो स्मॉल ये वाला आया है और इसके पास भी एक ए स्मॉल ये वाला आया, और क्योंकि ये नॉर्मल है ये भी हेटेरोजाइगस ये भी हेटेरोजाइगस, मतलब इसका जो फादर है वो कहीं ना कहीं या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या तो वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो चाहे ये फादर जो है यहाँ पे फादर कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस कंफर्म्स दैट द ट्रेट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, sorry it's autosomal recessive, this is autosomal recessive. So this was another question. The last question that is very important, और मैंने देखा है जब भी मैंने स्टूडेंट से बात की तो पहले क्वेश्चन देख के ही वो क्वेश्चन छोड़ लेते हैं, उनको लगता है शायद उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें डरावनी है, एक साइड से तो पेडिग्री है और दूसरी साइड से उन्होंने कोई जल दिया है, बैंड दिए हैं, पता नहीं क्या क्या दिया है। स्टूडेंट बोलता है यार इतना पंगा नहीं लेना है, इतना किसको पढ़ी है, 4 ही मार्क्स तो मिल रहे हैं पेडिग्री से, छोड़ो 4 मार्क्स आगे चलो कुछ और सुन लेते हैं। तो स्टूडेंट स्किप कर लेते हैं इस क्वेश्चन। तो और मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई डोंट थिंक मोर देन 30 और 35 सेकंड्स आपको लगेंगे। अब देखो कैसे, ये RFLP पैटर्न है, रैपिड RFLP, रैपिड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपने कहीं पे पढ़ा होगा और अगर नहीं भी पढ़ा है, आने वाले जो लेक्चर्स हैं मेरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं वहाँ पे इन डिटेल डिस्कस करूँगा RFLP। तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा था RFLP पैटर्न देख के आप बता सकते हो इन्होंने ये RFLP किया है, PCR किया है और बैंडिंग दी। ये जब जल चलाई, जल पे उन्होंने ये बैंड्स मिले। जैसे फर्स्ट जनरेशन का ए है उसमें जल पे 2 बैंड्स मिले, एक और बी, ठीक है, ये 2 बैंड्स। फर्स्ट जनरेशन का ए मतलब ये फर्स्ट जनरेशन का ए, इसमें 2 बैंड्स। फर्स्ट जनरेशन का जो बी है, फर्स्ट जनरेशन का जो बी है इसमें 1 बैंड है। फर्स्ट जनरेशन का जो बी है इसमें 1 बैंड है। सेकंड जनरेशन का जो ए है इसमें 3 बैंड है। सेकंड जनरेशन का ए है इसमें 3 बैंड्स है, 1 2 3, और ये नॉर्मल है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का जो सी है उसमें 2 बैंड है। फर्स्ट जनरेशन का सी जो अफेक्टेड है उसमें 2 बैंड्स है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें इसको इससे कोरिलेट, मतलब आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन टू यू, ठीक है। मैं कोई आंसर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है, फर्स्ट जनरेशन का जो डी है उसमें 3 बैंड्स है, 1 2 और 3। फर्स्ट जनरेशन का डी और नॉर्मल है, इसमें 3 बैंड्स है। सेकंड जनरेशन का जो बी है उसमें 2 बैंड्स है। सेकंड जनरेशन का जो बी है उसमें 2 बैंड्स है और वो डिजीज्ड है, ठीक है। थर्ड जनरेशन का जो ए है उसमें 3 बैंड्स है और वो नॉर्मल है। आपसे पूछा है विच ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रॉम थर्ड बी टू थर्ड डी, थर्ड बी से लेकर थर्ड डी तक कौन कौन सा इफेक्ट होगा, कौन कौन सा इफेक्ट होगा, ये इनका जल पैटर्न दिया गया है। अभी तक जो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, शायद उस चीज से आपको ये पता चल चुका होगा जिसमें 2 बैंड्स आएंगे वो अफेक्टेड होगा और जिसमें 1 या 3 बैंड्स आएंगे वो नॉर्मल होगा। देखो कैसे, आप देखो ये अफेक्ट है, इसके पास भी 2 बैंड्स है। ये अफेक्ट है फर्स्ट जनरेशन का सी, फर्स्ट जनरेशन का सी, इसके पास भी 2 ही बैंड्स है। सेकंड जनरेशन का बी देखो, इसके पास सेकंड जनरेशन का बी, इसके पास भी 2 ही बैंड्स हैं। और आप देखो अगर कहीं पे 1 बैंड है, जैसे फर्स्ट जनरेशन का बी जो नॉर्मल है इसके पास 1 ही बैंड है, ये भी नॉर्मल है। और अगर किसी के पास 3 बैंड्स है, जैसे आप यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशन का डी, इसके पास 3 बैंड्स है, फर्स्ट जनरेशन का डी, इसके पास 3 बैंड्स है, तो इससे ये कन्फर्म होता है जिसके पास 2 बैंड्स रहेंगे वो अफेक्ट रहेगा और जिसके पास 1 या 3 बैंड रहेंगे वो नॉर्मल रहेगा। आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया 30 सेकंड लगेंगे, उससे भी कम लगेंगे आप, ठीक है, मैंने ज्यादा टाइम दिया था। करना कुछ नहीं है, आपको देखना है बी सी और डी, थर्ड जनरेशन का बी सी और डी, उनका बैंड पैटर्न देखना है और आप कंफर्म करोगे कि ये डिजीज होंगे या नॉर्मल होंगे। थर्ड जनरेशन का बी, थर्ड जनरेशन का बी, इसके 2 बैंड्स है, मतलब अगर इसके पास 2 बैंड्स है तो ये अफेक्टेड, ये डिजीज्ड होगा। थर्ड जनरेशन का सी, थर्ड जनरेशन का सी, इसके पास 3 बैंड्स तो नॉर्मल। थर्ड जनरेशन का डी,
थर्ड जनरेशन की डी उसके पास 2 बैंड्स हैं, तो ये अफेक्टेड आंसर बोलो। CSIR ने बोला था ओनली थर्ड बी, नो गलत। बोथ थर्ड बी एंड थर्ड सी, गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। बोथ थर्ड सी एंड थर्ड डी, थर्ड सी तो है ही नहीं, गलत। बोथ थर्ड बी एंड थर्ड डी, यस दिस इज द आंसर, थर्ड बी एंड थर्ड डी। थर्ड जनरेशन का बी और थर्ड जनरेशन का डी ये अफेक्टेड होंगे। ये आपसे पूछा था विल बी अफेक्टेड, ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रॉम थर्ड बी टू थर्ड डी विल बी अफेक्टेड, तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी थर्ड जनरेशन का बी एंड थर्ड जनरेशन का डी। आई डोंट थिंक अब इसमें कुछ बचा होगा और आई डोंट थिंक इसमें अब कोई और कंसेप्ट रहा होगा जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप जितने आपके पास क्वेश्चंस है आप वो क्वेश्चंस देख लीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए ये कंसेप्ट यूज़ करके। अगर फिर भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे आपसे, मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की, ठीक है। So with this we should end this lecture here, and inshallah in the next lecture we will take another part of the human genetics, another important lecture of the human genetics, that is somatic cell hybridization, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं और हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ एट द एंड, जो मैं रोज़ बताता हूँ हर एक लेक्चर के एंड में, शेयर मोर एंड मोर, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, subscribe as much as you can, press the bell icon so that you can get notifications each and every time and at the earliest, and please share with your friends and comment whatever you like. Please put your feedbacks forward, so that we can improve our channel, or whatever you demand we will try to put those things here. Okay, Allah Hafiz, thank you.